students, welcome to the first video of our educational channel Silent Toppers। तो आज से हम लोग एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 8 के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। इस जर्नी में हम आपका पूरा साथ देने वाले हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार हम क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। पर नहीं, इस जर्नी में मैं अपने 3 और दोस्तों के साथ आपको गाइड करूंगा। तो देखो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 8 थे वो। और वो बिल्कुल केमिस्ट्री का बेस बनाता है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपकी केमिस्ट्री तो अधूरी है बिल्कुल। तो इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो मेरा नाम है जतिन और आप लोग मुझे प्यार से जतिन भैया बुला सकते हैं क्योंकि मैं आप लोग से ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। फ्यूचर में हम लोग और भी टीचर्स लेंगे और भी सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम लोग अभी साइंस पे फोकस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 मैटर। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में तो पूरा 8 का सिलेबस आपको ये दिखता हुआ है कि ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब हम सीधे चालू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं मैटर है क्या। मैटर कुछ नहीं है बेटा। मैटर एक ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास कुछ मास हो, उसको हम मैटर कह देते हैं। पर बच्चे इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हर चीज मैटर है जो हम इमेजिन कर सकते हैं? तो बेटा नहीं। कुछ चीजें जिनके पास स्पेस नहीं है, मास नहीं है, वो मैटर नहीं होती है। जैसे कि कुछ एनर्जी ले लो, लाइट और साउंड, ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना उनके पास मास होता है, तो वो मैटर कैसे हो जाएंगी? तो ये तुम्हें थोड़ा सोच के लिखना होगा एग्जाम में। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बात कर लेते हैं। पहली दो तो तुम्हें डेफिनेशन से ही समझ आ चुकी होंगी। तीसरी है मैटर कैन चेंज स्टेट। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब तुमने मेल्टिंग बॉइलिंग फ्रीजिंग सुना होगा ना, उसी से मतलब स्टेट चेंज होती हैं। तो उसी को हम इससे एक पॉइंट बनाते हैं, मैटर कैन चेंज स्टेट। चौथा है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स वी नो दैट। ठीक है। और फिफ्थ है मैटर कैन अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखो, मैटर फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों पे जा सकता है। इसके बारे में हम बात आगे करेंगे। पर अभी के लिए बस इतना जान लो कि फिजिकल चेंज एक ऐसी चीज होती है जिसमें उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, पर केमिकल चेंज में उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है। और छठा पॉइंट आपको देखते हैं, मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू। तो ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर लेते हैं और आपको मिस नहीं करना है क्योंकि आप साइंस टॉपर्स के बच्चे हैं। तो मैटर ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे मैं इसको एक एग्जांपल्स के तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो मान लो मैं पानी में तैर रहा हूँ, ठीक है। पानी मैटर है। वो क्या करेगी? मुझे अपोज करेगी, वो नहीं चाहेगी कि मैं आगे की तरफ बढ़ूं। तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। का प्रॉपर टर्म क्या होता है? रेजिस्टेंस। और या फिर मैं कोई भारी सा पत्थर उठा रहा हूँ, तो पत्थर भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना। तो इसी से हम एक पॉइंट आते हैं कि मैटर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। काइंड्स ऑफ मैटर। देखो भाई, मैटर की दो काइंड है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। पहले हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस की दो टाइप है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना होता है। जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया, तो उसमें हाइड्रोजन के ही एटम होंगे ना, कार्बन के तो नहीं होंगे। और इसका एक और खास बात है कि ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किए जा सकते। फिजिकल और केमिकल मेथड, चाहे तुम केमिकल मेथड ही क्यों ना लगा दो, ये सेपरेट नहीं होंगे। वही कंपाउंड्स में तुम केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, पर वो भी फिजिकल से नहीं होता है। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस जो दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स से केमिकली कंबाइंड होके बना होता है, और इसका फिक्स प्रपोर्शन होता है मास के तौर से। और इसका एग्जाम्पल तुम देख ही सकते हो, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। ओके। तो अब हम जानते हैं कि मिक्सचर्स यानी कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो मिक्सचर्स की दो काइंड होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो इतनी यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं कि अलग से दिखते ही नहीं है। जैसे मान लो तुम जब भी नींबू का शरबत घोलते वक्त जो चीनी घोलते हो,
तो जब वो चीनी घुल जाती है तो वो पानी में अलग से दिखती तो नहीं है, वो पानी जैसी लगती है। तो वो चीनी इतनी यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है, वो अलग से दिख ही नहीं रही है। तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कह सकते हैं, जिसमें दिखे ही ना कि दो कंपोनेंट्स हैं भी, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं एक्चुअली। एग्जाम्पल्स are lemonade, tap water, air and so on। तो हेट्रोजीनियस पे अब हम आते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है होमोजीनियस का। जैसे आप ये आयरन सल्फर देख रहे हैं, इसमें आपको ब्लैक येलो अलग से दिख रहा है, ये मिक्सचर है, और आपको दिख रहा है अलग से कि ब्लैक आयरन फिलिंग्स है और येलो सल्फर है। तो इस टाइप के मिक्सचर में कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स होते नहीं है, जिसकी वजह से वो अलग से दिखते नहीं है। इसके एग्जांपल्स है चॉक एंड वाटर, आयरन फिलिंग्स सल्फर। तो चॉक एंड वाटर में तुम चॉक देख पाओगे, मतलब देख पाओगे ना कि वाटर में अलग से दिख रही है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गई। अब हम जानते हैं मैटर असल में बना किससे होता है। इसके लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पहले के टाइम पे ग्रीक फिलोसोफर्स मानते थे कि सब कुछ दुनिया में जो भी है वो फायर, वाटर, एयर और अर्थ से बना है। यानी कि अग्नि, पानी, वायु और धरती। पर फिर एंशियंट इंडियन फिलोसोफर्स, जिनमें सबसे प्रमुख महर्षि कणट थे, इसको तो भैया तुम्हें अंडरलाइन बिल्कुल, भैया तुम अपनी बुक में अगर तुम्हें लिखा हो तो बिल्कुल उसको याद कर लेना, महर्षि कणट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, हाँ, तो महर्षि कणट ने कहा कि मैटर जो है बहुत टाइनी पार्टिकल से बना है और उनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु आज के मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से एटम्स होते हैं जो कंबाइन होके अणु फॉर्म करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स। बाद में फिर एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस बाबा, देखो देखो मैं मजाक में डेमोक्रिटस बाबा बोल रहा हूँ, एग्जाम में मतलब क्या ना, वरना तुम बोल रहे हो, अरे यार जतिन भैया ने बताया था, ये सब नहीं, ठीक है। तो एटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, जो मानता था कि एटम इंडिविजिबल है और इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। बाद में जॉन डाल्टन ने पूरी थ्योरी बताई कि एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एटम से बना हुआ है। ये सब तो आपको आता है, आई थिंक ये क्लास 10 में भी हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब आते हैं ये थोड़ी नई चीज पे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ वाटर, सॉरी मैटर आई मीन। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? वो एनर्जी होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट पोजेस करता है जब वो मोशन में होता है। तो बेसिकली इसका तो मतलब आई थिंक आपको पता होगा। और ये टेम्परेचर से बहुत रिलेटेड होती है केमिस्ट्री में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मोशन बढ़ जाता है। और इससे ये पता है, ये वन ऑफ द रीजन है जिससे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है, इसको हम मान पढ़ते हैं। और काइनेटिक आल्सो एक्सप्लेन्स फिनोमेना सच एज डिफ्यूजन और ब्लैंक मोशन, इसको भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जो लिखा है इसको आप पढ़ सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और ब्लैंक मोशन मैं आपको आगे पूरा इसको डिटेल में समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वो कहती है कि मैटर बहुत ही टाइनी पार्टिकल से कंपोज है, जो जॉन डाल्टन ने कहा था। और वो भी ये भी कहती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ना बहुत शरारती होते हैं, छोटे होते हैं पर शरारती बहुत होते हैं, इधर उधर हिलते रहते हैं, ओले ओले, इधर से उधर, उधर से इधर, बिल्कुल उछल कूद बच्चे होते हैं। उनको आप ऐसे समझ सकते हो, तो वो ब्राउनियन मोशन है। और ब्राउनियन मोशन पता है नाम कैसे पड़ा? एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन, उसी के नाम पे ब्राउनियन मोशन कह दिया गया। और ये तुम्हारी ब्राउनियन मोशन की पूरी डिफाइन लिखी हुई है, जिसको मैं रुको अभी अंडरलाइन कर देता हूँ। ये लो भाई, अरे ये क्या कर दिया, चलो कोई नहीं, बाद में आप लोग अपने हिसाब से अंडरलाइन कर लेना। अब आते हैं सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस होती हैं, जिसको हम इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो और सिमिलरली उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर, जिसके बेसिस पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस को डिफरेंशिएट करते हैं। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, जो कि टेम्परेचर से ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अब आते हैं इलास्टिक कोलिजन्स में। तो इलास्टिक कोलिजन्स क्या कहते हैं कि जब भी पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, चाहे कोलिजन के पहले हो चाहे कोलिजन के बाद हो। ये तो काफी आसान टॉपिक था, भले ही थोड़ा नया था, पर आप लोग इसको समझ लेंगे, मुझे पता है आप समझदार बच्चे हैं। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो मैं आपको बता रहा था, ये मेन टॉपिक है तुम्हारा।
पहला है सॉलिड्स। देखो, मैं सही बताऊंगा, आपने क्लास 7 में सब कुछ पढ़ रखा होगा, फिर भी कुछ नए टॉपिक्स हैं और ये भी आपने पढ़ रखा होगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसकी पार्टिकल अरेंजमेंट तो हमें पता ही है। ये पता है, सही बताऊंगा, एक बढ़िया से एग्जांपल दे रहा हूँ। सॉलिड्स, बिल्कुल क्लास में जो सबसे आगे बच्चा बैठता है, बिल्कुल उसको वही समझ लो। ना हिलता है ना मिलता है, बिल्कुल बस एक जगह पे बिल्कुल बैठा रहता है और कुछ करता ही नहीं है। हम बता रहे हैं सॉलिड्स वही है, आप इसको ऐसे ही समझ लो। तो इसकी पार्टिकल अरेंजमेंट से आप क्या समझते हो कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बिल्कुल उस बच्चे की तरह। ठीक है। और रेगुलर फिक्स अरेंजमेंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होती है, उसी की वजह से तो बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं। और उसी की वजह से उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। अब मूवमेंट पे आते हैं, बिल्कुल वाइब्रेशन होती है, बिल्कुल जैसे उस बच्चे की होती है। वो बच्चा खिलता ही कहाँ है, बस बैठा रहता है, ना हिलता है ना मिलता है। बिल्कुल वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे, पर करते हैं, ऐसा नहीं कि करते ही नहीं है। और वो अपनी फिक्स पोजीशन से हिलते नहीं है बिल्कुल भी। लिमिटेड मूवमेंट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड नेग्लिजिबल इंटरपार्टिकल स्पेसेस। इतना आपको समझ में आ गया। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी में। बहुत कम काइनेटिक एनर्जी, बहुत कम। मोशन हो ही नहीं रहा है तो कैसे? और हम लिक्विड्स और गैसेस के कंपेयर में बोल रहे हैं। और यही लो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड को अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब आता है डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन होता ही नहीं है, इसको तो छोड़ ही दो बिल्कुल। डिफ्यूजन हो ही गई क्या जब पूरा टाइटली पैक्ड है, वाइब्रेशन हो रही है सिर्फ। और ब्राउनिंग मोशन पे आप आते हैं। ब्राउनिंग मोशन होगी नहीं क्योंकि पार्टिकल्स फ्री ही नहीं है, वो मतलब अपनी फिक्स पोजीशन से हिल ही नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से होगी? ठीक है। अब आते हैं पार्टिकल्स अरेंजमेंट में। तो लिक्विड्स की पार्टिकल अरेंजमेंट में हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स, सॉरी सॉरी बच्चों, ओके, सॉरी, वेर वर वी वर, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, लिक्विड्स में क्या हम कह रहे थे कि पार्टिकल्स अरेंजमेंट में मतलब क्लोज होते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये बिल्कुल आप मान सकते हैं कि सॉलिड्स और गैस के बीच वाला चीज होता है। ये बिल्कुल सही बच्चा होता है, बिल्कुल एवरेज होता है। ये मतलब ये बिल्कुल टाइटली एक ही पोजीशन पे नहीं रहता है, ये हिलता डुलता रहता है। पर ऐसा भी नहीं कि पूरी क्लास में ही फैल जा रहा है। ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी चीज है, इसने इसके बारे में आपको पता ही होगा, वैसे क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा। अब आते हैं मूवमेंट पे। ठीक है। तो इसकी मूवमेंट में ये हिल तो सकता है आराम से, जैसे आपने पानी लिया, वो गिर गया तो हिलेगा तो है ही। ऑफ कोर्स इतनी मतलब सिंपल सी बात है। पर वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक जगह से एक कमरे से दूसरी जगह 1 सेकंड में हो जा रहा है, तो इसलिए मतलब वो बीच की चीज है। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी में आते हैं अब। काइनेटिक एनर्जी ये कहती है कि लिक्विड्स में होती है काइनेटिक एनर्जी, बहुत अच्छी खासी होती है, जिसके वजह से मूवमेंट हो पा रही है। इसीलिए इस पॉइंट को आप मानते हैं काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छी खासी होती है, पर गैसेस के कंपेयर में नहीं होती है। मतलब होती है पर गैसेस के कंपेयर में थोड़ी कम होती है। अब आते हैं डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन occurs more rapidly in liquids than in solids, क्योंकि टाइटली फिक्स तो है नहीं, इस वजह से। और पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड ईच अदर अलाउइंग सब्सटेंसेस टू मिक्स मोर इजीली। बहुत आसान सा टॉपिक है कितना, तो आराम से हो जा रहा है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये कि मतलब यहाँ पे दिया है इंक को अगर हम वाटर में ऐड करें तो पूरे इंक पार्टिकल्स वाटर में हो जाते हैं डिफ्यूजन की वजह से, जो बात सही भी है। अब आते हैं ब्राउनियन मोशन में। होती है क्योंकि क्योंकि बिल्कुल ठस तो है नहीं, ये मतलब बिल्कुल फिक्स्ड हो हैं अपनी पोजीशंस पे, दैट्स वाई। और ये पोलन ग्रेन्स, जो हमारे एक रॉबर्ट ब्राउन भैया थे, उन्होंने पोलन ग्रेन से ये ब्राउनियन मोशन को पूरा पता लगाया था इसके बारे में। इसकी वजह से यहाँ पे पोलन ग्रेन्स भी बोला गया है कि लिक्विड में पूरे एक्सप्लेन करते हुए, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक पोलन ग्रेन्स मूव इन अ रैंडम एंड zigzag पैटर्न। यही तुम्हारी डिफाइन भी हो सकती है, सही बताऊं तो। अब आते हैं बहुत बढ़िया चीज में। हाउ डज मैटर चेंज स्टेट? कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैटर देखो, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, जो मैंने ये सब बताया था, अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। मेल्टिंग में क्या होता है, हीट करा जाता है, इतना हीट किया जाता है उस सॉलिड को कि वो लिक्विड में बदल जाए। एग्जाम्पल है आइस से वाटर। जैसे आपने फ्रीजर से ठंडी ठंडी आइस निकाली, तो अपने आप ही उस वो कंपैरेटिवली रूम टेम्परेचर
फ्रीजर के टेम्परेचर से कम होता है तो फिर वो सॉलिड टू लिक्विड हो जाती है क्योंकि हीट पास हो रही है। इसका एग्जांपल आइस टू वाटर आप याद कर लीजिएगा। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस है पूरा। फ्रीजिंग में इसका उल्टा वाटर टू आइस, आई थिंक ये सबको पता है। इवेपोरेशन लिक्विड टू गैस, यानी कि जब आप पता है इवेपोरेशन का मैं आपको एक रिफाइंड मेथड मतलब रिफाइंड प्रोसेस होती है जिसको बॉइलिंग कहते हैं, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पे जो हम हीट पास कराते हैं वो सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे कराते हैं, जिससे बहुत जल्दी होता है। इवेपोरेशन कैन बी स्लो बट बॉइलिंग इज ऑलवेज फास्ट, बट कंपैरेटिवली ये डिफर कर सकता है, ठीक है। अब कंडेंसेशन में आते हैं। कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड की प्रोसेस होती है। ये भाई उल्टा चीज है इवेपोरेशन का, ऐसे याद कर सकते हो। इसका एग्जांपल है स्टीम से वाटर, सब कुछ उल्टा कर दिया। अब आते हैं सब्लिमेशन डिपोजिशन। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो नहीं होती है पर यू कैन से दैट दे आर न्यू टू यू। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस होता है भाई, ये सीधे स्किप मार देता है। ये भाई सीधे स्किप बोलता है भाई मेरे को लिक्विड में जाना ही नहीं है, लिक्विड इसके लिए भूतिया जंगल है भाई, इसको जाना ही नहीं है। ये सीधे सॉलिड से गैस में जाता है। नेपथलीन वो बच्चा है जो डर रहा है कि लिक्विड से मेरे को लिक्विड से नहीं जाना भाई, वो बहुत भूतिया जगह है, हमें जाना ही नहीं है। नेफ्थलीन हो गया, तुम्हारा कैम्फर हो गया, ये सब ऐसी चीजें होती हैं, उनको हम सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। डेपोजिशन में उल्टा होता है भाई, गैस सॉलिड होता है, और इसके एग्जांपल है ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तुम पार्टी में कभी गए हो तो, ठीक है। आते हैं प्लाज्मा में। देखो यार थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है तो तुम्हें इसमें थोड़ा ज़्यादा समझना होगा, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता ना करो। पर फिर भी थोड़ा समझ लो अच्छे से। इसकी पार्टिकल अरेंजमेंट इसको पता है, तुम्हें थोड़ा ऐसा याद करना पड़ेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो प्लाज्मा गैस से बहुत सिमिलर होता है पर बिल्कुल गैस नहीं होता है, क्योंकि इसमें आयनाइज्ड पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि उन पर उनके पास लॉस्ट यानी कि खोए हुए या फिर मिले हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी मूवमेंट गैसेस से भी ज्यादा होती है। जैसे उछल कूद वाले बच्चे हैं, भाई ये अलग ही लेवल है भाई, इसकी लेवल तुम कैसे डिफाइन करूंगा, इतनी जल्दी होते कुछ कहने कोई नहीं, इतनी तेज, ऐसे तेज बच्चे कभी तुम्हें जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि इनके पास इसका रीजन क्या है, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी। इसका रीजन यही है कि इनमें एनर्जी कुछ ज्यादा ही होती है, जिससे आयनाइजेशन ऑफ एटम्स हो जाता है, मतलब आयनाइजेशन ऑफ एटम्स इसका रिजल्ट होता है। और काइनेटिक एनर्जी में आते हैं। प्लाज्मा भाई ये गैसेस से ही तुम इसका कंपैरिजन कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड तो छोड़ ही दो। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी गैसेस से भी ज़्यादा होती है। ये कहाँ कॉमनली फाउंड होता है, ये कहाँ मतलब कॉमनली पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम नोट कर सकते हो। तो ये कहाँ पाया जाता है, स्टार्स इंक्लूडिंग द सन वेयर टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीमली हाई। इसको तुम अपनी कॉपी में नोट कर लो, जिससे तुम बाद में रिवाइज करते समय याद रहे तुम्हें। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, सही बता रहा हूँ। डिफ्यूजन तो बहुत रैपिडली होता है पर ब्राउनियन मोशन बहुत ज्यादा मतलब इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है इनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि कभी भी कोलिजन्स हो रहे हैं, इतना हाई स्पीड पार्टिकल मूवमेंट है, क्या करे जाए, ठीक है। हम आते हैं पार्टिकल कोलिजन्स में। पार्टिकल कोलिजन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द चेंज ऑफ द काइनेटिक कॉज। अब काइनेटिक एनर्जी वजह से बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होते हैं, इसका ये मतलब है। और इसके अब मैं कैरेक्टरिस्टिक बता, इंक्रीज इन टेम्परेचर ये क्या कॉज करता है। देखो भाई पार्टिकल कोलिजन्स होंगे तो उसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है टेम्परेचर और डिक्रीज हो सकता है, जैसे चेंज ऑफ स्टेट हो सकती है। सही बताऊँ तो ये स्लेट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर तुम्हें सही में मतलब इसको पढ़ना हो तो तुम बाद में पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सब हम लोग क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो बात अलग है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब नया है। ये पार्टिकल क्लोजन हमें वर्ड नहीं पता, पर आप लोग को ये सब पता है तो आप लोग इसको रीड कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बहुत बढ़िया चीज में, हाउ डज मैटर चेंज स्टेट। कैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अब आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैटर देखो, मेल्टिंग फ्रीजिंग बॉइलिंग जो मैंने ये सब बताया था, अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। मेल्टिंग में क्या होता है, हीट करा जाता है, इतना हीट किया जाता है उस सॉलिड को कि वो लिक्विड में बदल जाए। एग्जाम्पल है आइस से वाटर। जैसे आपने फ्रीजर से ठंडी ठंडी आइस निकाली तो अपने आप ही उस वो कंपैरेटिवली रूम टेम्परेचर फ्रीजर के टेम्परेचर से कम होता है तो फिर वो सॉलिड टू लिक्विड हो जाती है क्योंकि हीट पास हो रही है। इसका एग्जांपल आइस टू वाटर आप याद कर लीजिएगा। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस है पूरा। फ्रीजिंग में इसका उल्टा वाटर टू आइस, आई थिंक ये सबको पता है। इवेपोरेशन लिक्विड टू गैस, यानी कि
जब आप पता है इवेपोरेशन का मैं आपको एक रिफाइंड मेथड मतलब रिफाइंड प्रोसेस होती है जिसको बॉइलिंग कहते हैं, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पे जो हम हीट पास कराते हैं वो सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे कराते हैं, जिससे बहुत जल्दी होता है। इवेपोरेशन कैन बी स्लो बट बॉइलिंग इज ऑलवेज फास्ट, बट कंपैरेटिवली ये डिफर कर सकता है, ठीक है। अब कंडेंसेशन में आते हैं। कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड की प्रोसेस होती है। ये भाई उल्टा चीज है इवेपोरेशन का, ऐसे याद कर सकते हो। इसका एग्जांपल है स्टीम से वाटर, सब कुछ उल्टा कर दिया। अब आते हैं सब्लिमेशन डिपोजिशन। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो नहीं होती है, पर यू कैन से दैट दे आर न्यू टू यू। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस होता है भाई, ये सीधे स्किप मार देता है। ये भाई सीधे स्किप बोलता है भाई मेरे को लिक्विड में जाना ही नहीं है, लिक्विड इसके लिए भूतिया जंगल है भाई, इसको जाना ही नहीं है। ये सीधे सॉलिड से गैस में जाता है। नेपथलीन वो बच्चा है जो डर रहा है कि लिक्विड से मेरे को लिक्विड से नहीं जाना भाई, वो बहुत भूतिया जगह है, हमें जाना ही नहीं है। नेपथलीन हो गया, तुम्हारा कैम्फर हो गया, ये सब ऐसी चीजें होती हैं, उनको हम सब्लिमेबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। डेपोजिशन में उल्टा होता है भाई, गैस सॉलिड होता है, और इसके एग्जांपल है ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर तुम पार्टी में कभी गए हो तो, ठीक है। लेट्स गो टू फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज। कैसे फैक्टर्स क्या है, ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो इसका आंसर अब आपको मिलने वाला है। इसके दो मेजर फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो पास आने लगेंगे, जिससे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिससे स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कि गैस टू लिक्विड एंड कंडेंसेशन। या फिर तुम वो फ्रीजिंग ले लो, उसमें भी तुम्हारे पार्टिकल्स मतलब तुम्हारे बिल्कुल पास आने लग जाएंगे, जिसकी वजह से टाइटली पैक हो जाएंगे। और डिक्रीजिंग प्रेशर इसका उल्टा कर देता है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर होने लग जाते हैं, जिससे इसकी उल्टी प्रोसेस होने लग जाती है। टेम्परेचर भी भाई, ये तो सीधे टेम्परेचर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हायर टेम्परेचर यानी कि पार्टिकल एनर्जी एंड फ्रीक्वेंट कोलिजन्स प्रमोटिंग चेंजेस स्टेट लाइक मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। अगर तुम ज्यादा टेम्परेचर लगाओगे उस सब्सटेंस पे, तो भाई क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मतलब मेल्टिंग होने लग जाएगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई मीन कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई। इसलिए मेल्टिंग होने लग जाएगी, या फिर इवेपोरेशन हो सकता है, जो भी कहो। और लोअर टेम्परेचर रिड्यूस काइनेटिक एनर्जी लीडिंग टू फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ करंट स्टेट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये थोड़ा नया टॉपिक है, इस पे अब अपनी आंखें, नाक, कान सब खोल लो। जो भी सारे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको सब एक्टिव कर लो, क्योंकि अब ये बहुत काम आने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज, भाई जो मैंने तेरे को स्टार्टिंग में बताया था, याद करो, फिजिकल केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज, केमिकल केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। इसमें क्या होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अभी मैं तेरे को एग्जांपल ही दूंगा, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वो प्रोडक्ट्स के मास की इक्वल होगा, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर मैं इसको प्रूव करने की बात करूं तो आइए अगली साइड पे, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इज आल्सो नोन एज indestructibility of matter, that is the matter is neither created nor destroyed in chemical reaction। important fact corner, इसको याद कर लो, तुम्हारे एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आ सकता है, ठीक है। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था वो ऑन्टोन लेवेशियर ने एस्टैब्लिश किया था, तो इसको भी तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ऑन्टोन लेवोशियर ने एस्टैब्लिश किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं तुम्हें बताता हूँ उसने लेवोशियर ने कैसे वेरीफाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी। तो उसने एक टिन का पीस लिया, और उसने स्वान नेक रिटॉर्ट में उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। माउथ ऑफ द रिटॉर्ट, जो रिटॉर्ट का माउथ था, जो जहां से हवा आ रही थी, उसको सील कर दिया, ताकि जो एंट्री और एयर की ना ही एंट्री हो सके ना ही एस्केप कर सके। और फिर वेसल को रूम टेम्परेचर कर दिया, और उसने उसको वजना मतलब वेड इट, वजन उसका वजन किया। और ही देन हीटेड उसके बाद दोबारा उस रिटॉर्ट को हीट किया, जिससे टिन ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो टिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टिन ऑक्साइड बना दिया।
जब कूलिंग के बाद देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ है, टिन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टिन ऑक्साइड बनाया है। तो अब हम पता है यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो टिन और ऑक्सीजन का कंबाइंड मास होगा वो टिन ऑक्साइड का मास होगा। आफ्टर कूलिंग द वेसल वाज वेन वंस मोर, और अब तुम ऑब्जर्वेशन देखना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो। देयर वाज नो चेंज इन मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, प्रूविंग दैट द टोटल मास रिमेन्ड द सेम। द केमिकल इक्वेशन तुम ये देख सकते हो, बहुत आसान है, वेरी इजी, लिटरल में वेरी इजी। ठीक है, वी कैन ऑब्जर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑल रिएक्शन सच एज when calcium carbonate is heated, CaCO3, it decomposes into calcium oxide, CaO, and carbon dioxide. It has been observed in the experiment that if 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लो, ठीक है, अबे तुम मत लो वरना भाई तुम्हारा हाथ बात पता नहीं क्या क्या हो जाए। भाई तुम अपनी केमिस्ट्री टीचर से अगर कह सको तो कह देना, अगर वो करवा दे, वैसे करवाएगी नहीं, हम इंडिया में रहते हैं, ऐसे क्यों करवाएगी। ठीक है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लो, उसको डिकम्पोज कर दो हीटिंग से, तुम्हें क्या बाद में पाया जाएगा कि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और अब तुम्हें भैया बेसिक मैथ्स तो बता, आई डोंट थिंक सो तुम्हें बतानी पड़ेगी कि 56 + 44 = 100। अबे भाई पता है, मैंने एक बार जब मैं लिटरली मैं भी तुम्हारी एज का था, जब मैं पढ़ रहा था, मैंने क्लास के एक बच्चे से पूछा वो कि 56 + 44 क्या बोलता है, क्या बोलता है, 110। तो बेटा अगर तुम्हारी मैथ्स खराब है, कुछ ज्यादा ही खराब है, तो बेटा तुम्हारे लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, उस बच्चे का नाम मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा। तो ओके बच्चों, तो ये चैप्टर कितना आसान था यार, बहुत जल्दी नहीं खत्म हो गया। चलो जो भी हो, तो थैंक यू बच्चों अपनी वीडियो देखने के लिए, हमें सपोर्ट दिखाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप फ्यूचर में भी हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहेंगे। अगली वीडियो में आपको एक नए टीचर मिलेंगे। आई विल बी बैक सून, टिल देन पीस आउट।